नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ग्लेशियल प्रोसेसेस एंड लैंडफॉर्म्स। ठीक है, तो पहले तो ग्लेशियल प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले एक टर्म है क्रायोस्फीयर, आप उसको समझिए। ये क्रायोस्फीयर बहुत ही डिबेटेबल टर्म है। अभी प्रोफेसर सविंद्र सिंह है, उन्होंने एक बुक भी लिखी है क्रायोजियोग्राफी। ठीक है, क्रायोस्फीयर को पूछा भी गया है कई जगहों पर। ठीक है, जीसी नेट के एग्जाम होते हैं, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि क्रायोस्फीयर क्या है ना। जैसे गोल्डी लॉक जोन्स होते हैं, गोल्डी लॉक जोन्स ऐसे जोन्स होते हैं जहां पर अपने प्लेनेट के अलावा लाइफ का एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, उन जोन्स को ऐसी जगहें यूनिवर्स में जहां पर क्या है कि पृथ्वी के अलावा लाइफ का एग्जिस्टेंस मिल सकता है या है किसी फॉर्म में, वायरस बैक्टीरिया किसी फॉर्म में, उन जोन्स को क्या बोला जाता है, गोल्डी लॉक जोन्स। ठीक है, वैसे ही क्रायोस्फीयर भी ऐसी जोन है जहां पर क्या है कि पूरी तरीके से फ्रोजन वर्ल्ड है। ठीक है, सब कुछ जमा हुआ है, बर्फ वाले जो एरिया होते हैं ना, दे आर सिंपली कॉल्ड एज cryosphere. So these are the places on that are so cold that water present here is almost solid in form. पानी जहां पर पूरी तरीके से जमा हुआ है। ठीक है, ऐसे रीजन्स को क्रायोस्फीयर बोला जाता है। सच काइंड ऑफ रीजन्स आर कॉल्ड एज क्रायोस्फीयर। तो वाटर जो होगा स्नो आइस के फॉर्म में होगा और 0 डिग्री एटलीस्ट लंबे टाइम पीरियड, मतलब अगर आप एक ईयर की बात करें तो 10-11 मंथ लगभग इसी फॉर्म में, मतलब फ्रोजन फॉर्म में रहता है। एक आध महीने के लिए मे बी मेल्ट हो सकता है। तो अगर आप देखो जैसे अंटार्कटिका, इट इज ए क्रायोस्फेरिक जोन। ग्रीनलैंड भी मोस्टली क्रायोस्फियरिक रीजन ही है, हालांकि नदर्न पार्ट में, सदर्न तो नहीं, साइबेरिया जमा ही रहता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आर्कटिक सी रीजन आप समझो, अगर ऐसे समझो तो जो हाई एल्टीट्यूड रीजन्स होते हैं, लेह लद्दाख वगैरह भी क्रायोस्फेरिक रीजन ही है। ज्यादातर टाइम तक तो क्या रहते हैं, फ्रोजन रहते हैं। तो ये कुल मिलाकर के आइस और स्नो वाले लैंड होते हैं। तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं और यहाँ की भी अपनी एक ज्योग्राफी है, जिसको क्रायोज्योग्राफी कहा जाता है। क्रायोज्योग्राफी, सो ज्योग्राफी एसोसिएटेड विद द क्रायोस्फीयर इज कॉल्ड एज क्रायोजियोग्राफी। कि यहाँ अपनी इनकी एक फूड चेन होती है। इन रीजन्स में देखोगे कि फूड चेन इनकी बहुत ही सिंपल होगी। ज़्यादातर तो वैसे इन जगह पर वेजिटेशन नहीं होगी, बस खाली वायरस और बैक्टीरिया मिलेंगे। ठीक है, कभी कभी कुछ जो सरवाइव कर जाएं, ठीक है, तो कुछ पेंगुइन्स वगैरह ये सब भी आप कह सकते हो इनके पार्ट हैं। तो जो सरवाइव कर जाएं वो ठीक हैं, नहीं तो जनरली इनमें क्या होता है कि ज्यादातर एनिमल्स वगैरह, क्योंकि ये टोटली परमाफ्रॉस्ट जोन भी इनको बोला जाता है, पूर्ण तुषारित क्षेत्र, दीज आर परमाफ्रॉस्ट जोन्स। तो यहाँ पर वेजिटेशन भी लगभग जो होती है ना के बराबर होती है, और जो फाउना भी यहाँ का होता है, जीव जंतु जो होते हैं वो भी लगभग ना के बराबर ही होते हैं। तो एकदम मतलब समझो कि फ्रोजन जोन है तो यहाँ की फूड चेन मतलब कुछ होगा ही नहीं, जब तो फूड चेन अल्टीमेटली कुछ डेवलप ही वैसे नहीं होती, यही वायरस बैक्टीरिया यही सब रह जाएंगे। मे बी जहाँ थोड़ा मेल्ट होता है कुछ फिशेस वगैरह हो सकती हैं, और थोड़े बहुत और जो एनिमल्स वगैरह मिलते हैं, बाकी कुछ नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्रायोस्फीरिक रीजन्स होते हैं। साइबेरिया वगैरह में देखो कुछ कुछ होते हैं ना, डॉग्स वगैरह जो होते हैं कुछ मिलते हैं, या स्नो लेपर्ड वगैरह मिलते हैं कुछ कुछ जगह जहाँ पर ठंडा है, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पर बर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए मेल्ट होती है। तो भी बहुत सिंपल होती है। आप देखोगे जैसे जो रीजन्स हैं, जैसे रेन फॉरेस्ट रीजन है, रेन फॉरेस्ट आर हाईली बायोडाइवर्स रीजन। इक्वेटर रीजन के आसपास के जो क्षेत्र है ना, जैसे अगर आप मानो कि ये ग्लोब है और ये इक्वेटोरियल रीजन है, तो इक्वेटोरियल रीजन के आसपास क्या है, हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर कंडीशंस आर देयर, and because of the high temperature conditions these zones are the zone of tropical evergreen rain forests। तो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रहेगी वहाँ की फूड चेन उतनी ही कॉम्प्लेक्स होगी।
वहां उतने फूड वेब बनेंगे। याद रखना, जितना फूड वेब बनेंगे उसका मतलब है उतनी कॉम्प्लेक्स वहां की बायोडाइवर्सिटी है, उतने ज्यादा खाने के ऑप्शन होंगे। मतलब यहाँ पे रहने वाला कोई भी, मतलब अगर लॉयन एक यहाँ पर रह रहा है तो लॉयन के पास खाने के लिए डियर भी होगा, एलिफेंट भी होगा अगर वो मार सकता है, ठीक है, लोमड़ी होंगी, और भी बहुत सारे जो भी एनिमल्स यहाँ पर रह रहे हैं उनको वो मार के खा सकता है। लेकिन यहाँ पर जब पोलर रीजन है, कोल्ड रीजन है, दीज आर क्रायोस्फीरिक रीजन्स, फ्रोजन रीजन्स, तो यहाँ पर इनके खाने के लिए क्या होगा, कुछ में भी हो सकता है सीवीड्स मिल जाएं, पानी में बह करके कहीं से सीवीड्स आ जाएं, या फिर जो नॉर्मल फिशेस कुछ हो जाएं, कुछ स्नेक्स हो जाएं, ठीक है, यही ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खाने के लिए होंगे। तो यहाँ ऑप्शन कम होंगे खाने के, तो यहाँ जो फूड चेन होती है ना बहुत ही सिंपल होती है, वेब तो डेवलप ही उस तरह से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ऐसे रीजन्स जो होते हैं, अब यहीं पर जैसे कनाडा वगैरह में, ग्रीनलैंड वगैरह में एस्किमोज रहते हैं। एस्किमोज आर ट्राइब्स दैट स्टे देयर, ठीक है ना, जो वहां पर रहते हैं एस्किमो, एस्किमो होते हैं, ये बर्फ के घर बनाते हैं जिनको इग्लू कहा जाता है, ठीक है, और बहुत ही अच्छे और प्यारे होते हैं इग्लू, जो घर दिखते हैं उस तरीके से। खैर, तो क्रायोस्फीयर ये पार्ट होता है, और अर्थ के क्लाइमेट के ये बहुत बड़े क्रायोस्फीरिक रीजन्स आर इंडिकेटर्स ऑफ ग्लोबल चेंज। ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस जो हो रहे हैं ना, ये उनके इंडिकेटर्स होते हैं दैट ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस आर टेकिंग प्लेस। क्योंकि जितना बर्फ पिघलेगी, जितना बर्फ मेल्ट होगी, इसका मतलब क्या हो रहा है कि टेम्परेचर राइज हो रहा है। सो दे आर इंडिकेटर्स ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। और ये बहुत ही सेंसिटिव इकोसिस्टम्स होते हैं, यहाँ पर थोड़ा भी टेम्परेचर राइज होता है तो उनकी मेल्टिंग जो होती है वो शुरू हो जाती है। तो इसलिए इनको प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज दीज आर ऑल्सो सोर्स ऑफ वाटर फॉर द रिवर्स। जो नदियां होती हैं बहुत सारी ना, उनके लिए भी ये सोर्स ऑफ वाटर होते हैं पानी के लिए। आजकल कितनी लड़ाई चल रही है हर जगह। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रीजन्स। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो, यहीं पर मतलब जो क्रायोस्फीरिक रीजन्स होते हैं, इन द क्रायोस्फीरिक रीजन देयर आर नंबर ऑफ ग्लेशियर्स प्रेजेंट। बहुत सारे हिमानिया या हिमनद प्रेजेंट होते हैं ऐसे रीजन्स में। और ये जो ग्लेशियर्स होते हैं ये अलग अलग माउंटेन रेंजेस से निकलते हैं। जैसे एक माउंटेन रेंज है, ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है, अगर यहाँ की बर्फ मेल्ट होकर के इस वैली में आएगी, ये एक ग्लेशियर होगा, ठीक है। एक माउंटेन की जितनी स्नो कवर्ड माउंटेन होगा, वहां से जितनी स्नो आएगी स्लाइड डाउन होकर के, वो एक ग्लेशियर होगा, ठीक है। जैसे ये माउंटेन है, ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो ग्लेशिएटेड कवर्ड विद द स्नो। तो यहाँ की बर्फ ऐसे देखो स्लाइड होकर के नीचे आ रही है, सरफेस को इरोड कर रही है यहाँ पर नीचे से, मतलब वैली रीजन से इस साइड से आ रही है और आ करके फिर यहाँ नीचे मिल जा रही है। यहाँ की भी आ रही है, यहाँ की भी आ रही है, और ये सब यहाँ से भी आ रही है। सारी जगहों से स्लाइड होकर के ग्लेशियर्स आ रहे हैं, और फाइनली एक मेजर ग्लेशियर बन रहा है, एक बड़ा ग्लेशियर बन रहा है, ठीक है। तो ये जो ग्लेशियर्स होते हैं ना, जो पीक से निकल करके छोटी छोटी आ रहे हैं, या छोटे छोटे माउंटेन रेंजेस होते हैं उनसे निकल करके आते हैं एक फाइनल वैली में, एक मेन वैली होता है। तो इन ग्लेशियर्स को बोला जाएगा सब्सिडरी ग्लेशियर। दे आर कॉल्ड एज सब्सिडरी ग्लेशियर। सहायक हिमनद होंगे ये, जैसे सहायक नदियां होती हैं ना, वैसे ही होते हैं सहायक हिमनद। जैसे सहायक नदियां होती हैं वैसे ही सहायक हिमनद होते हैं, सब्सिडरी ग्लेशियर्स। और ये जहां पर सारे सब्सिडरी ग्लेशियर्स आकर के कंबाइन होंगे, इसको बोलेंगे मेन ग्लेशियल वैली। मेन ग्लेशियल वैली ये मुख्य हिमनद घाटी होगी, मेन ग्लेशियल वैली, ठीक है। और फिर मेन ग्लेशियल वैली मूव करेगी, ये भी क्या करेगी, ये भी सेडिमेंट्स को अपने साथ में लेकर के आगे बढ़ेगी। मतलब ये भी अब जब चलेगी तो ये भी ग्लेशियर्स आप देखोगे ना,
whenever the glaciers move they erode surfaces two ways. कैसे? एक ये भी करेंगे हॉरिजॉन्टल इरोजन, हॉरिजॉन्टल इरोजन, ठीक है। दूसरा ये भी करते हैं वर्टिकल इरोजन। These erode surfaces two ways, vertically and horizontally, ठीक है। दो तरीके से ये अपर्दन करते हैं। वर्टिकल का मतलब क्या है कि जैसे ये पहाड़ चल रहा है ना, यहाँ साइड साइड से भी इरोड करेगा, इसको भी घिसता हुआ चलेगा। तो ये जो इरोजन यहां से होगा ना, दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल इरोजन, ठीक है ना। साइड टू साइड इरोजन इज हॉरिजॉन्टल इरोजन। और जो ये जब चलेंगे तो इनके नीचे भी यहां सरफेसेस होंगी, जहां से ये चल रहे हैं ना, इन पे भी फ्रिक्शन करेंगे, इनको भी घिसेंगे चलते हुए। तो जब यहां नीचे करेंगे ना ग्राउंड सरफेस को, सो व्हेन दे स्लोली इरोड ग्राउंड सरफेसेस दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल इरोजन। तो हॉरिजॉन्टल इरोजन होगा और उसके साथ साथ में होगा वर्टिकल इरोजन। तो ये ग्लेशियल प्रोसेसेस इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। ग्लेशियर्स का ऐसे डिवीजन भी होता है, देयर इज डिवीजन ऑफ ग्लेशियर्स ऑल्सो। जैसे तो इरोजन कंप्लीट हो गया, अब डिविजन्स थोड़ा देखते हैं। जैसे अगर ये माउंटेन की किसी वैली में डेवलप हो रहे हैं, जैसे ये माउंटेन है, इसकी वैली में ग्लेशियर डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, तो इनको बोला जाएगा वैली ग्लेशियर्स। सो व्हेन द ग्लेशियर्स आर डेवलपिंग इन माउंटेन वैलीज, जैसे ये है ना, ये माउंटेन की वैली है, यहाँ पे एक ग्लेशियर डेवलप हो गया, ये जैसे ऐसे डेवलप हो रहा है, इसको बोल दिया जाएगा वैली ग्लेशियर, ठीक है। घाटी हिमनद, वैली ग्लेशियर, व्हेन इट इज डेवलपिंग इन द वैली रीजन। अगर ये माउंटेन की पीक्स के ऊपर डेवलप हो रहा है, यहां पर पीक के ऊपर ग्लेशिएटेड है, तो इसको बोला जाता है आइस कैप, वैली ग्लेशियर, आइस कैप। और कई बार ऐसा होता है ना कि पूरा को पूरा कॉन्टिनेंट ही कहीं का वो ग्लेशिएटेड होता है, कंप्लीट कॉन्टिनेंट इज ग्लेशिएटेड। तो जब पूरा का पूरा किसी ही जगह का कॉन्टिनेंट ही ग्लेशिएटेड होता है तो उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। जैसे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका कैसा ग्लेशियर है? इट इज ए कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, ठीक है। तो ग्लेशियर का जो डिवीजन है नॉर्मली वो तीन तरीके से है। एक होता है आइस कैप, मीन्स व्हेन द पीक्स ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विद द आइस and they are sliding down and just after sliding down they are melting, तो उसको बोल देंगे आइस कैप, आइस कवर्ड पीक्स। जब यही क्या होगा, माउंटेनियस रीजन में वैली में होगा यहां पर, ठीक है, तो वैली रीजन में ये डेवलप होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? वैली ग्लेशियर, या इसी को ही माउंटेन ग्लेशियर भी बोल देते हैं, माउंटेन ग्लेशियर, पहाड़ी हिमनद। और जब पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट ही एक्सटेंसिव आइस शीट्स डेवलप ऑन, मींस डेवलप थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। जैसे हिमालय रीजन में जो ग्लेशियर होंगे, जैसे सियाचिन ग्लेशियर इज लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया, है ना, सियाचिन इज लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, लगभग 72 किलोमीटर अराउंड ग्लेशियर है, भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है सियाचिन। तो ये क्या है? इट इज बेसिकली ए माउंटेनियस और वैली काइंड ऑफ ग्लेशियर। तो ये टाइप्स ऑफ ग्लेशियर हो गए आपके। अब इसके साथ ही हिमालय में तो आप देखोगे इंडिया का लॉन्गेस्ट ये है, बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, जैसे आप देखते होगे सुनते होगे गंगोत्री ग्लेशियर, जहां से गंगा निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है, बायफो ग्लेशियर,
चिमायुंगदुंग ग्लेशियर, ये इंडिया में नहीं है हालांकि। चिमायुंगदुंग ग्लेशियर ब्रह्मपुत्रा यहाँ से निकलती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे नंबर, बालतोरो, बायफो, हिस्पार, these are different names of the glaciers that are present, means most of them are present in India। ठीक है, ये चेमायुंगदुंग जो है वो तो तिब्बत में है जहां से ब्रह्मपुत्र निकलती है। ठीक है, अब और लैंडफॉर्म्स की हम लोग बात करते हैं।